लिखो अब लिखो डेफिनेशन लिखो इसमें। आपने कहा है कि जो कैटेगरी है वो क्या है, एक परवलय है। कैटेगरी का जो परवलय को एक बात कहने का मतलब कैटेगरी का सेट परवलय है। कैटेगरी का सेट है परवलय, कैटेगरी परवलय इक्वल नहीं है। कैटेगरी का सेट है परवलय, तो इसका मतलब परवलय में तो एक्सेस भी होता है, शीर्ष भी होता है, नाभिक भी होती है, नियता भी होती है, तो यहाँ भी होगी। तो हम यहाँ इसमें डेफिनेशन लिखो, पहले लिखो देखो x x इज इक्वल x क्या होगा, कैटेगरी का x क्या होगा। देखो कि yx कैटेगरी का x कहलाता है, yx कैटेगरी का x कहलाता है। कैटेगरी की ऐसे किया हमने, yx क्या कहलाएगा कैटेगरी का x कहलाएगा। क्लियर है, ये आपका ओरिजिन था, ये xx था, तो कैटेगरी का x क्या कहलाएगा, yx कैटेगरी का x कहलाएगा। और साथ में लिख लो कि कैटेगरी का जो सेट होता है वो इस वाले सेट के लिए अगर वो समान लंबाई की दोनों तरफ दोनों एक समान डोमेन से बंधी है तो आपका जो सेट होगा वो सिमेट्रिक मिलेगा yx की पोजीशन में। y के जिस साइड में y के लेफ्ट हैंड साइड में जैसा होता मिलेगा राइट हैंड साइड में भी वैसा ही होता है। तो अब लिखने को लिख सकते हो, बात काम है ये बात कि कैटेगरी होती है वो अपने x के प्रति समित होती है, सिमेट्रिक होती है, ये वाला कैटेगरी। आगे लिखो इसका शीर्ष क्या होता है, यही होता है शीर्ष, ये होता है शीर्ष। तो लिखो सेकंड पार्ट में वर्टेक्स शीर्ष क्या होते हैं शीर्ष, क्योंकि अगर x आपके पास yx है तो शीर्ष होता है कि जब x को और कैटेगरी एक दूसरे को कट करेंगे तो कट करने पे जो शीर्ष मिलेगा, जो पॉइंट मिलेगा वो शीर्ष होगा। इसका मतलब x तो 0 है, x 0 कोऑर्डिनेट होगा सी के, ये डिस्टेंस आपकी सी की तो 0 होगा और ये डिस्टेंस वास्तव में सी है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, शीर्ष हो जाएगा। तो शीर्ष क्या हो जाएगा। अच्छा अब देखो कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी का लेटर सेट एक हो गया, दूसरा हो गया शीर्ष वर्टेक्स हो गया, और तीसरा है लेटर सेक्टर, लेटस रेक्टम नाभिक। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4y बराबर लेगी x स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो नाभिक क्या होता है, नाभिक होता है 4y। क्लियर, पर यहां इक्वेशन कैटेगरी है, बराबर लेकिन कैटेगरी है, तो कैटेगरी का इक्वेशन क्या है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू c cos हाइपोटेटिकल से कौन सी, एक तो ये इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन याद रखना, चाहे आप इसको यूं ले लो s इक्वल टू c tan है, या अपने पास क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट सिर्फ याद रखना है, क्वेश्चंस में मदद नहीं करेगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 2c y माइनस c, तो हमें इसकी मदद से ये सारे डेरिवेशन लिखनी है। कौन सा सॉरी y स्क्वायर y इज इक्वल टू c cos हाइपोटेटिकल कौन सी s इज इक्वल टू c tan या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c y माइनस c, ये एक्सप्रेशन कैसा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2c, तो यहां नाभिक कितना हो जाएगा 2c, तो नाभिक कितना हो जाएगा नाभिक इज इक्वल टू 2c नाभिक इज इक्वल टू 2c। अच्छा मैंने क्या कहा था, सिंस c क्या होता है, सॉरी t नॉट क्या होता है, t नॉट इज इक्वल टू wc, मैंने कहा यार t नॉट जो होगा वो wc होगा, तो c की वैल्यू यहां से क्या आएगी c इज इक्वल टू t नॉट अपॉन पुट दिस वैल्यू, तो आपके पास आ जाएगा 2 t नॉट अपॉन w। क्लियर, इसको भी मिला देना, एक ही बात दूसरी क्या है, ठीक है। देखो चौथा पार्ट देखो, सी कैटेगरी का प्राचल, सी कैटेगरी का क्या है पैरामीटर है, ये प्राचल है, सी कैटेगरी का क्या है प्राचल। अब देखते हैं अब भाई कैटेगरी की नियता होगी, और कैटेगरी की नियता क्या होगी आप देख लो कि शीर्ष से सी गहराई नीचे आपके पास जो एक्स के लंब तक रेखा में वो कैटेगरी क्या होगी नियता। तो यहां लिखो कि शीर्ष से 5 नंबर पार्ट में वर्टेक्स से या शीर्ष से
सी गहराई के बाद y एक्स या फिर कैटेगरी के x एक्स के लंबवत एक रेखा, कैटेगरी के x एक्सिस के लंबवत परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस कैटेगरी के x के लंबवत एक रेखा कैटेगरी की नियत करती है, कैटेगरी की नियत करती है। हिंदी में इंग्लिश में इसको डायरेक्ट कहते हैं कैटेगरी की नियत, डायरेक्टली ऑफ द कैटेगरी। अब देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हम स्पान पढ़ेंगे और एक हम सेल्स पढ़ेंगे। अब मैंने कहा था कैटेगरी किसी विषय में, कैटेगरी हो सकती है कि ये जो दोनों पॉइंट है वो एक ही पॉइंट पे लगे, एक क्षैतिज रेखा में। अगर ये दोनों एक ही क्षैतिज रेखा में तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी, ये मान लो A है, ये मान लो B है, तो इस पॉइंट से उस पॉइंट के बीच की दूरी हमेशा क्या कहलाती है? स्पान कहलाती है। हिंदी में इसको विस्तृति कहते हैं, इंग्लिश में इसको स्पान कहते हैं। क्या कहलाती है? स्पान कहलाती है। ठीक है, अब यह डिपेंड करता है कि कैटेगरी की गहराई कितनी है, मतलब कैटेगरी कितनी झुकी हुई है, या फिर ये कितना वक्र है, वो कितना मुड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपने कुछ दूरी पे यूं करके बात की हो, आपके पास कैटेगरी दूरी कम सेंटीमीटर होगी, और दूर कर दिया होगा तो हो सकता है कैटेगरी थोड़ा और हो जाए, और सेट कर दोगे तो आपके पास सिंगल कैटेगरी खत्म ही हो जाएगा। तो ये जो होता है वो क्या होता है कि देखो इस स्पान से जो स्पान का मतलब जो विस्तृति होती है, उनको एक काल्पनिक रेखा से मैं जोड़ देता हूं। तो स्पान वाली लाइन और शीर्ष के बीच में किसके बीच में? स्पान और शीर्ष के बीच की दूरी क्या कहलाती है? सेस कहलाती है। इसको हिंदी में हम जोड़ देते हैं। तो एक ये कई बार ये वर्ड यूज कर लेगा, सेस को यूज करेगा, स्पान को यूज कर लेगा। इसको हिंदी में विस्तृति कहेंगे, हिंदी में इसको विस्तृति कहेंगे, विस्तृति हम लोग आसान कहना है, और सेस को हिंदी में छोड़ देते हैं। सर ये A से B तक की लंबाई है स्पान, A से B तक की लंबाई ही सेस होती है, यानी A से B के बीच की दूरी ही सेस स्पान विस्तृति। क्लियर? और अगर मैं स्पान को एक काल्पनिक रेखा मान लूं तो स्पान से शीर्ष के बीच की दूरी वो क्या होती है? सेस होती है, वो छोर होती है। क्लियर है? अब देखो समझ के तरीके कुछ प्रॉपर्टी है। अब क्वेश्चंस में आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन से रिलेशन में पुट आउट करना पड़ेगा। कुछ ये डाटा देगा, उस डाटा की मदद से हो सकता है कि एसएसआई का डाटा देते हो उसे तो हम यूज करेंगे एस इक्वल टू सी करेंगे। हो सकता है इसमें y का भी डाटा देती हो, y और साई का डाटा देती हो तो हम y और साई के रिलेशन को यूज करेंगे। हो सकता है इसमें x और s का रिलेशन, x और s का डाटा दे दिया। अब x क्या है, s क्या है, l क्या है, c क्या है, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। क्लियर? तो हम अलग-अलग 6 से 7 ये रिलेशन है वो देखो आप, जो इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चंस में बहुत मदद करेंगे कि कौन सा रिलेशन यूज करना है। वैसे आप यूं सोच रहे होंगे कि s = c का ऐसे सारे यूज मिलेंगे, नहीं, वो तो बेस में है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो y = c को हाइपरबोलिक x अपॉन c यानी कार्टेशियन फॉर्म से होंगे। कुछ इक्वेशंस, कुछ आपको डाटा ऐसे मिलेंगे क्वेश्चंस में जो ये दोनों मदद नहीं करेंगे। तो वहां c आपकी मदद करेगा, तो c के साथ s का रिलेशन होगा, सॉरी s का साइन के साथ रिलेशन हो सकता है, s का y के साथ रिलेशन हो सकता है, x का खुद का y के साथ रिलेशन हो सकता है, y का साइन के साथ रिलेशन हो सकता है। तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी कोई चलना पड़ेगा। तो जैसे आपको इसमें प्रॉपर्टीज, कॉम्बिनेटरी प्रॉपर्टीज है, कॉमन कैटेगरी प्रॉपर्टीज। अच्छा, दो रिलेशन तो आपको पता ही है कि देखो साहब, एक तो मैं जानता हूं t cos sin = t0 था, t0 = wc। एक रिलेशन है। देखो आपको याद होगा कि मैंने कैटेगरी फॉर्म बनाया, कैटेगरी डायग्राम है। ये a पॉइंट लिया था, ये b पॉइंट लिया था, यहां पे आपने b पॉइंट लिया था, ये आपने sin लिया था, ये आपका मेजर एक्सिस था। यहां आपने c पॉइंट लिया था, इस c पॉइंट को मैंने कहा था कि t है। यहां मैंने t लिया था, इसके पार्ट को डिवाइड किया था बिकॉज़ ये sin था, तो ये आपने t cos sin और आपने इसको t sin sin कह दिया। याद आपको? यहां आपने एक फोर्स को सॉरी टोटल ये s लंबाई का था c से लेके p तक, और इसको मैंने कहा था कि ws है। थोड़ा याद रखो कि यहां से मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, देखो साहब t cos sin t नॉट t पर है, और मैंने कहा था कि t नॉट क्या होता है, t नॉट इस फोर्स के कारण जो कहां होता है तो t नॉट = wc होता है। तो ये एक रिलेशन मुझे पता है। दूसरा क्या है? दूसरा मुझे ये भी पता है, ये फर्स्ट रिलेशन है। सेकंड है t sin sin = मैं यूज कर सकता हूं, wc यूज कर सकता हूं। अब याद रखना है
W का वास्तव में क्या है? W का मतलब होता है कि भार, अगर नहीं दिया है तो स्मॉल w आपको कैटेगरी के भाग में कैटेगरी का टोटल भार मान सकते हो स्मॉल w। और ये क्या है? सॉरी टोटल भार की हाँ मतलब इकाई लंबाई का भार है। तो टोटल का भार कितना हो जाएगा? जितना चाप मैंने लिया है जो टोटल चाप मैंने कितना है W, तो इतने पार्ट का भार निकालेगा W, वो नीचे देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और ये इसकी प्रॉपर्टीज है। ये दो आर्टिकल जब हम लेस मीटर कर रहे थे उसी वक्त मैंने कर दिया। अब इसमें एक क्वेश्चन तीसरा कि s तथा x है x तथा s तथा सॉरी s तथा x में रिलेशन s तथा x में रिलेशन। अब देखो क्या होगा कि ये s तथा x के डाटा देते हैं, ट्यूशन को पढ़ेंगे हमारे समझ में आ जाएगा s तथा x का डाटा है, तो हमें इस रिलेशन को यूज करना है। मतलब उसी कैटेगरी से मैं अलग अलग रिलेशन बनाऊंगा कि अगर ये डाटा दिया होगा तो मैं ज्यादा मोड़ के नहीं आऊंगा, डायरेक्ट मेरे पास ये रिजल्ट होगा, मैं इस रिजल्ट को पुट कर लूंगा ताकि क्वेश्चन इजीली प्रूव आउट हो जाए। तो देखो s इक्वल टू क्या होता है, किस किस का रिलेशन है? s तथा x का रिलेशन है, क्लियर? तो लिखो आप कैटेगरी का लेस मीटर क्या होता है? दोनों रिलेशन आप पहले लिखो, कैटेगरी का नेक्स्ट मीटर, कैटेगरी का नेक्स्ट मीटर क्या है? s is equal to c टेंशन इक्वेशन नंबर s का साइन कैसे रिलेशन s is equal to c टेंशन। और कैटेगरी का कार्टेज क्या होता है? y is equal to c, कैटेगरी का कार्टेज मीटर क्या है? y is equal to c cos hyperbolic y is equal to c cos hyperbolic x upon c। कहीं ना कहीं दिख रहा आपको कि यहाँ जो टेंशन है वो क्या क्या लग रहा है आपको, किसका रिलेशन देगा? टेंशन dy अपॉन dx होता है। और अगर मैं सेकंड वाला इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दूं x की तरफ से तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा। इसका मतलब वो भी dy अपॉन dx और ये भी dy अपॉन dx, क्योंकि यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू लिख सकते हैं, बिकॉज़ इसको मैं लिख सकता हूं s अपॉन c इज इक्वल टू टेंशन। टेंशन क्या होता है? स्लोप होता है। और किसी भी पॉइंट पे अगर कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे हो, क्योंकि मुझे s तथा x का रिलेशन चाहिए, इसका मतलब s तथा x का रिलेशन के लिए मुझे एक तो s तरीका चाहिए और दूसरा मुझे x चाहिए। तो अगर s पर x चाहिए तो यहां से देखो मैं इसको dy अपॉन dx और उसके पार्शियल डिफरेंशियल कर सकता हूं, डिफरेंशियल करके dy अपॉन dx दोनों की वैल्यू इक्वल रख सकता हूं। तो लिखो आप इसको लिखो या फिर आप एक काम करो sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, ठीक है? इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? s इज इक्वल टू, थोड़ा ध्यान रखना मैं दोनों को इक्वल कर रहा हूं, इक्वल नहीं करना, देखना s इक्वल टू c टेंशन। मुझे s तथा x का रिलेशन चाहिए, मुझे sin को गाइड कर रहा है इस वाले इक्वेशन से, तो sin की जगह मैंने क्या लिख दिया? dy अपॉन dx। अब मुझे याद है कार्टेशियन फॉर्म में होता है y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक, तो इसका मैं क्या कर देता हूं? समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, जब अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx और ये माइनस कर देना cos हाइपरबोलिक का sin हाइपरबोलिक, sin हाइपरबोलिक का cos हाइपरबोलिक, तो c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, और जब x अपॉन c का करोगे तो 1 अपॉन c c कैंसिल हो गया, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आएगी? dy अपॉन dx sin हाइपरबोलिक x अपॉन c, ये वैल्यू वापस यहां पर रख दो तो आपके पास s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? s इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। इस रिजल्ट को बॉक्स में पेस्ट कर लो और कमेंट के फोटो में डाल दो, s इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। अच्छा रिजल्ट है, पूरा नहीं है, यानी कई बार क्या होगा। अच्छा इसमें तो हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा कि देखो s प्लस i का रिलेशन क्या होता है, तो आप देखना s प्लस i का रिलेशन, तो आप s इज इक्वल टू c टेंशन। मैं कहूं x और y का रिलेशन क्या होता है, तो आप पढ़ लिया करो कि y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c। अब मैंने कहा कि देखो आप बताओ कि s तथा x का रिलेशन क्या होता है, तो पहचान लो इसको कि s इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c। अच्छा थोड़ा याद रखना कि s के साथ sin है, क्लियर? तीन फॉर्मूले होंगे। अब वाला जो फॉर्मूला है वो प्रत्येक एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट, तो लिखो इसमें y तथा s का रिलेशन, s तथा y का रिलेशन।
एस तथा फोर्थ वाला है Y एस तथा Y वाई का रिलेशन ये हो इसको याद भी रखना है। अच्छा इनको ये एस तथा वाई वाला तो एक बार पूछ तो दिया गया है, बाकी अगर नहीं करना चाहो तो मेजरमेंट पर इसका जो प्रूविंग आता है वो याद रखना है थोड़ा। तो लिखो इसमें y और s का देखना है तो y इज इक्वल टू y और s का रिलेशन है मेरे पास। yes सिंस y इज इक्वल टू क्या आएगा y इज इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x अपॉन c यही था इक्वेशन नंबर 1 डाल दो इसको। अब मुझे y और s का चाहिए तो दूसरा मेरे पास आया s s इज इक्वल टू क्या s और x का रिलेशन बिकॉज़ मुझे s और y का चाहिए। अब एक रिलेशन आपका s में साइन है तो s इज इक्वल टू c tan sin यूज करके कहीं क्या होगा कुछ ऐसा रिलेशन जो y और s का रिलेशन बढ़ा दे तो मैं दूसरा रिलेशन मेरे पास s इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x अपॉन c इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब हम क्या करते हैं इक्वेशंस एक को एक का वर्ग करके दो में से माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको समझ में आए सिंस ये लिख लो आपने यूज नहीं किया होगा कभी cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसकी मदद से मैं क्या करता हूं सेकंड 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड सॉरी माइनस सेकंड का 2 का स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर दो। दोनों को जब सेपरेट करोगे तो आंसर में आएगा y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो ये आ गया राइट हैंड साइड में c इसका स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x अपॉन c एंड माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन c और ये क्या रिजल्ट देगा आपको 1 तो y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट y स्क्वायर माइनस s स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर या y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर ऐसा चलता y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। तो कितने रिलेशन होंगे 4। पहला रिलेशन s का साइन है s इज इक्वल टू c टेंस। दूसरा रिलेशन y का है x का y इज इक्वल टू c को सर्कल के कौन सी। तीसरा रिलेशन s तथा x का s इज इक्वल टू x सॉरी x इज इक्वल टू c sin हाइपरबोलिक x कौन सी। चौथा रिलेशन y तथा x का बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है y इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। s क्या है चलो क्लियर कर दे y क्या है y कोऑर्डिनेट c क्या है निमंत्रण में दूरी और इससे से निमंत्रण क्लियर है। जैसे ये पॉइंट ले लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया तो मुझे s में जैसे डाटा दिया मुझे मेरे पास कोई कोऑर्डिनेट के x x और y y दे दिए x1 y1 दे दिए कोऑर्डिनेट तो ये तो x1 दूरी हो जाएगी ना यार और ये दूरी क्या हो जाएगी y1। अब मुझे अगर ये चीज दे रखी है मतलब ये चाप की लंबाई दे दी और अगर इस पॉइंट पे डाटा दे दी मतलब इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट दे दी तो y का रिलेशन दे दिया इसका मतलब y और s का रिलेशन यूज कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं गेट सॉल्व कर दूं तो इसका मतलब ये रिलेशन आता है। तो वैसे इंपॉर्टेंट है पहला दूसरा तो याद रह जाएगा s तथा x का रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन आपको याद रहना चाहिए। तो s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर या c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल क्या होता है आगे देखो ये वाला जो आगे रिलेशन आएगा वो भी अच्छा रिलेशन देखो 5 का रिलेशन बिटवीन y एंड sin y और sin देखो s पे sin का रिलेशन है आपके पास s पे sin का रिलेशन है yes sir और आपके पास s तथा x का रिलेशन s तथा y का रिलेशन है yes sir अब हम y तथा sin का रिलेशन लेते हैं तो देखो रिलेशन बिटवीन 5 नंबर में 5 नंबर रिलेशन बिटवीन y and sin y and sin y और sin का रिलेशन है ठीक है। अब देखो अभी हमारे पास एक रिलेशन आया था y इज इक्वल टू y स्क्वायर का is 6 square plus s square अब हमें रिलेशन इसका देखना है y का y तो ये रहेगा c तो कैंसिल है c तो कैंसिल ही है s की जगह sin लेके आना है और s की जगह sin लेके आना है तो s इज इक्वल टू क्या होता है c tan sin होता है s इज इक्वल टू c tan sin इसको यूज करना है तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर tan स्क्वायर sin c स्क्वायर कॉमन ले लें 1 प्लस tan स्क्वायर sin और 1 प्लस tan स्क्वायर sin क्या होगा sec square sin c स्क्वायर sec स्क्वायर sin
स्क्वायर रूट करें y इक्वल टू c sec sin y का वो सही करेंगे। तो अब तक आपने कितने रिलेशन कर लिए? 5। एक रिलेशन है s और sin का, एक तरफ s लिख लो और sin, एक तरफ x y लिख लो, ठीक है। इन चार में बोल रहे हैं कि s तथा sin का भी रिलेशन है, x तथा y का भी रिलेशन है। फिर हमने s तथा x का रिलेशन देखा, अब हमने x तथा y का रिलेशन देखा, x तथा sin का रिलेशन भी देखेंगे और यहाँ y तथा sin का रिलेशन। क्लियर? तो अब तक हमने 5 कर लिए हैं। ये तो 1 2 फिर 3 फिर 4 और अब कौन सा करेंगे? 5। तो नेक्स्ट देखो रिलेशन बिटवीन x तथा sin। x square is equal to 2c y minus c में रखेंगे सब। अजी x square 2c y minus c में रखेंगे y की वैल्यू। कहाँ x तथा sin में चलो देखो रिलेशन बिटवीन x एंड sin, रिलेशन बिटवीन x तथा sin देख लेते हैं। देखो s इज इक्वल टू क्या होगा? s is equal to c। sin में yes sir। रिलेशन बिटवीन x एंड sin। तो s इज इक्वल टू क्या होता है? c tan sin। c tan sin होता है। अब हमारे पास नहीं तो x है, यहाँ से नहीं sin है, सॉरी यहाँ से sin तो है मेरे पास, पर मुझे क्या करना है? x कन्वर्ट करना है। क्लियर है? c sin hyperbolic x upon c। x की वैल्यू क्या होगी? सर यहाँ से s और x में है ना, इसमें वो रख देते हैं यहाँ। कौन सा? ये c sin hyperbolic x upon c। ये वाला हाँ hyperbolic x is equal to c tan sin। नहीं, ये तो hyperbolic में है ये। हाइपरबोलिक में है उस साइड वाला, ये वाला क्या पड़ेगा? तो एग्जैक्ट फॉर्मूला पड़ेगा। तो अब एक काम करो, बुक वाले ने जैसे किया है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करो, x के सापेक्ष अवकलन करो, तो करो। तो ds अपॉन dx इज इक्वल टू c sec स्क्वायर sin और d sin अपॉन dx। क्लियर? d sin अपॉन dx। तो ds अपॉन dx क्या होता है? ds अपॉन dx s तथा x का रिलेशन देखना, s तथा x का रिलेशन में ये तो स्वयं हाइपरबोलिक हो जाएगा। ds अपॉन dx c d square y upon dx square। क्या होता है? c d d2y upon dx square। कैटेगरी का करते हैं समीकरण। वो हाइपरबोलिक में है ना। एक बार के लिए लिखो आप, इसमें ये रिजल्ट देखेंगे हम कहाँ से। ds अपॉन dx इज इक्वल टू ds अपॉन dx इज इक्वल टू sec sin होता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ? ds upon dx का square is equal to sec square sin होता है। हाँ पैडल इक्वेशन से। पहले इक्वेशंस में किया ना। हाँ ds upon dx is equal to 1 plus dy upon dx का हाँ तो dy upon dx is equal सही। तो s is equal to dy upon dx लिखेंगे तो 1 हमने ds upon dx को क्या लिखा था? ds upon dx is equal to within root of 1 plus tan square dy upon dx का होल स्क्वायर था। dy upon dx का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? within root of 1 plus tan square sin और tan square sin is equal to sec square sin within root of sec square sin और sec square sin किसके क्या लिखते हैं? sec sin। तो ds upon dx की जगह sec sin लिखिए तो ये हो जाएगा sec sin is equal to c sec square sin d sin upon dx। एक बार sec sin से sec sin कैंसिल आउट करो और ये आपके पास d sin upon dx is equal to क्या आएगा? c into sec sin is equal to dx upon d sin। dx upon d sin is equal to c sec sin। क्लियर है? सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो बेटा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करोगे तो इस साइड आ जाएगा dx, इस साइड आ जाएगा c sec sin into d sin
इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा आपका x और ये c। अच्छा sec sin का क्या होता है log इंटीग्रेशन क्या होता है sec sin प्लस tan sin। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया sec sin। अच्छा यहां से एक कांस्टेंट जो है ठीक ये समाकलन से तो समाकलन से की वैल्यू निकालने के लिए आप कहां जाओगे मतलब में तो फिर समाकलन अचरांक की वैल्यू ले लो। समाकलन अचरांक की वैल्यू निकालने के लिए निम्नतम बिंदु कैटेगरी के निम्नतम बिंदु है तो कैटेगरी के निम्नतम बिंदु पे चले जाओ नाउ समाकलन अचरांक के लिए समाकलन अचरांक सी के सॉरी ए के समाकलन अचरांक ए के लिए निम्नतम बिंदु पे यहाँ एक आपने x यूज कर रखा है एक आपने sin यूज कर रखा है तो sin क्या होता है sin 0 to 0 x is equal to 0 निम्नतम बिंदु यही होता है कैटेगरी का ये तो यहाँ x क्या है क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट 0 c तो y वाला कोऑर्डिनेट तो c है x वाला कोऑर्डिनेट क्या है 0 तो x की वैल्यू 0 और दूसरा आपने x यूज कर रखा है sin तो sin is equal to क्या होता है dy upon dx होता है स्लोप तो होता है 0 तो यहाँ से फाइनली आपके पास वैल्यू आएगी sin 0 क्या होता है 0 tan 0 0 नहीं sec 0 1 होता है log 1 0 हो जाएगा 0 a is equal to 0 तो सब 0 हो गए यानी a is equal to 0 हो जाएगा तो वैल्यू को वापस पुट करोगे तो x is equal to c log sec sin प्लस tan sin ये पूछ सकते हैं आपसे ठीक है इसको थोड़ा माइंड में रखना इसको प्रूव आउट कैसे करें रिजल्ट तो याद रखना है आपको प्रूविंग भी थोड़ा ध्यान रखना है कि इसने एक दो बार पूछ रखा है और एक दो बार कैसे बार पूछ रखा है तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखना क्लियर है ये हो जाएगा यहाँ तक के रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद कुछ है नहीं खास इतने आप जरूर याद रखो अब बुक है क्या कोई बात नहीं है इतनी तो पढ़ोगे कैसे रिवाइज कैसे करोगे ये काम करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे किसी का वीडियो डाल देता हूँ ठीक है किसी बुक का वीडियो डाल देता हूँ उसमें से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना ठीक है तो अब तक हमने देखा है x तथा साई का रिलेशन x तथा y का रिलेशन y तथा साई का रिलेशन x तथा साई का रिलेशन और एक रिलेशन देखा हमने x y का s साई का s y का s x का और y sin का y sin x का और x y का तो फाइनली आपके पास 6 रिलेशन आ गए इसमें सातवां रिलेशन भी लिख सकते हो ये थोड़ा याद रखना है कि हमने किया क्या है एक्सरसाइज के रिलेशन ने स्पीड से स्टार्ट किया दोबारा अप्लाई किया ds upon d sin की वैल्यू क्या रखा है sec sin क्यों रखा है क्योंकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है x में ds upon dx is equal to 1 over beta dot 1 plus dy upon dx का होल स्क्वायर dy upon dx क्या होता है स्लोप होता है तो उसको मैंने क्या लिखा है tan sin स्लोप तो tan sin होता है इसलिए मैं tan sin लिख देता हूं विद रूट ऑफ sec square sin sec square sin is equal to क्या होगा sec sin वास्तव में तो जब स्केल और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं ना जैसे आप ये लिखते हैं हम रेंडमली ये लिख देते हैं वास्तव में ऐसा होता नहीं है हमने पहले भी जब हम कन्वर्जेंस थ्योरी कर रहे थे उसमें ये आवश्यकता पड़ती है क्योंकि यहाँ हम लेंथ कर रहे हैं तो लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकती तो ये फाइंडिंग होती है पॉजिटिव होती है इसलिए मैं इसको डायरेक्ट एक्स लिख देता हूँ पर यहाँ विद रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जब भी हटेगा स्क्वायर ऑफ रूट से रूट जब स्क्वायर से हटता है तो मोड के साथ अपना होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो मैंने इसका ध्यान रखना यहाँ मैंने सब कुछ किया बिकॉज़ सेक्स के साइन एंगल है तो सेक्स साइन क्या होता है एक इवन फंक्शन होता है इवन फंक्शन में चाहे वो नेगेटिव के साथ बोले चाहे पॉजिटिव के साथ बोले आंसर वही आता है तो फाइनली मैं इसको सेक्स साइन लिख सकता हूं तो ds upon dx x is sex sin और c sec square sin dx sin upon dx sex sin से sex sin कैंसिल आउट किया और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक दूसरे को अलग किया और फिर हमने इंटीग्रेशन किया समाकलन साइन लेके मतलब दूसरी क्या है x की वैल्यू 0 है स्लोप 0 है तो a भी 0 हो गया और फाइनली वापस वैल्यू को कर दिया तो आपके पास x is equal to c log sex sin plus tan sin अब तक हमने छह रिलेशन किए छह के साथ कोई याद नहीं अब इसमें एक दो चीजें और है इंपॉर्टेंट देखो इसमें तो ज्यामिति प्रगुण है वो इंपॉर्टेंट है और उससे पहले अगर क्वेश्चन हो पाए चलो देख लो साथ एक 7 नंबर रिलेशन लिख दो पहले ये 7 8 और रिलेशन देख लो ये वैसे काम कम ही आएंगे फिर भी ये अब तक जो बात किया वो कैटेगरी के फर्स्ट पार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सेकंड पार्ट के लिए क्योंकि सेकंड पार्ट में कुछ खास नहीं है सेकंड पार्ट में क्या करेंगे थोड़ा बहुत वजन लगा देंगे कहीं इसके अभी तो हमने खाली डोरी लटके फिर ये कह रहे हैं डोरी के साथ थोड़ा सा वजन लगा देंगे तो डोरी सिंपल सी बात है नीचे आ जाएगी स्लो काम हो जाएगा तो हम उसके न्यूनतम पॉइंट पे यहां से देखना स्टार्ट कर देते हैं क्लियर है
ए और बी पार्ट को अगर ये आर्टिकल आपको क्लियर है तो आप ए और बी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। और यहाँ से बड़ा लिखो आप साथ में मैं डायरेक्ट रिलेशन निकालूं कि ये पता है साथ में ले सकते हैं y plus s is equal to c e की पावर x upon c। क्लियर है? y x तथा x तीनों का रिलेशन होगा y x तथा x का। अच्छा ये होगा कैसे? ये भी देख लो आप होगा कैसे। देखो एक तो है आपके पास s is equal to c tan sin। हाँ s is equal to c tan sin। देखो एक तो है s is equal to c tan sin या फिर मैं कहूँ c dy upon dx। क्लियर है? एक रिलेशन तो ये है मेरे पास। अब किसकी चाहिए y का s का x का रिलेशन है। एक हमने रिलेशन देखा था अगर आपको याद है y और psi का। y is equal to क्या था? y is equal to c sec sin। और एक रिलेशन हमने देखा है अभी x का। x is equal to क्या है? c log sec sin plus tan sin। यहाँ से sec sin और tan sin की वैल्यू लिखो इस वाली इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ से tan sin की वैल्यू क्या हो जाएगी? tan sin इज इक्वल टू हो जाएगा ऐसा कौन सी और यहाँ से sec sin कितना हो जाएगा? y1। तो ये हो जाएगा tan sin। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c log s upon c। तो एलसीएम ले लो c s plus y upon c। क्लियर है? तो ये हो जाएगा x upon c और log s plus y upon c और फाइनली ये log किस साइड में आएगा तो ये हो जाएगा एंटी में e की पावर में चला जाएगा तो s plus y is equal to क्या हो जाएगा? c into e की पावर x by c। ये मतलब लगा थोड़ा ये रिजल्ट है। ये किस का रिलेशन है? इसके ऊपर लिखो रिलेशन बिटवीन y s and x। c नहीं सीधे बात है रिलेशन अक्सर वेरिएबल का होता है तो s x तथा y। क्लियर है? y is equal to c sec sin मैंने आपको करवाई दिया। ठीक है ये जरूरत नहीं है। अच्छा अब एक बात लिखो आप ये 9 नंबर जो इंपॉर्टेंट बात है ये लिखो साथ में लिखो बेटा कि देखो सामान्य कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव नोट लगाना वेरी इंपॉर्टेंट बात है। सामान्य कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव मैंने कहा था कि आगे मैं बताऊंगा किसी बिंदु पर तनाव W by के बराबर होता है। बात याद रखना हमने कहा देखो सामान्य कैटेगरी के किसी बिंदु पर जो तनाव होता है वो किसके इक्वल होता है? W into y के बराबर होता है। W into y का मतलब कि W का मतलब होता है कि एकांक लंबाई में कितना भार है उसके लिए। यानी कैट का मतलब है अगर आप 1 सेमी ले लो तो 1 सेमी कितना भार है, 2 सेमी ले लो तो 2 सेमी कितना भार है। या सामान्य कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव होगा जैसे मैं इस बिंदु पे ये कैटेगरी का कोई बिंदु है मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगा आपको T नॉट इक्वल टू WC ले लेता हूं मैं ऐसा कहा था मैं यही से लेता हूं। ये कह रहा है कि देखो सामान्य कैटेगरी जो होती है सामान्य कैटेगरी का मतलब होता है कि आपके पास टोटल जो लेंथ है वो समान जंजीर है समान भार की जंजीर है। ऐसा नहीं यहाँ एक सेमी में 2 केजी आ गया और अगले सेमी में ये आधा केजी आ गया ऐसा नहीं। पूरी जो लेंथ है उसके अगर समान लंबाई के टुकड़े कर दो तो प्रत्येक लंबाई एक समान भार का टुकड़ा होगा। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास सामान्य कैटेगरी मतलब कॉमन कैटेगरी और हम जो भी बात करेंगे वो कॉमन कैटेगरी की बात करेंगे तो आपको ये पढ़ो कि कैटेगरी के किसी बिंदु पर अगर तनाव देखना है तो आपको सिर्फ ये देखो कि आप ओरिजिन से कितना ऊंचा खड़े हैं कितने ऊंचाई पे। तो जैसे मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूं कि कैटेगरी के इस पॉइंट पे तनाव कितना होगा तो ये कह रहा है कि सिंपल है कि कैटेगरी के इस बिंदु पे जो तनाव होगा वो आप ये मेजर कर लो कि आप कितनी ऊंचाई पे खड़े हो। जैसे यहाँ पर y ऊंचाई पे खड़े हो या फिर आप 2 ऊंचाई पे खड़े हो तो यहाँ जो तनाव होगा वो 2w होगा। अगर यहाँ देख रहे हो कि इतना तनाव है तो जैसे यहाँ 3 ऊंचाई पे खड़े हो तो यहाँ 3w होगा। यानी प्रत्येक बिंदु पे जो तनाव होगा वो w into y के बराबर होगा। यानी आप तो OT देख लो कि ओरिजिन से यानी मेजर एक्सिस से आप कितने ऊंचाई पे खड़े हो। जितने ऊंचाई पे आप कैटेगरी लेते जाओगे उतनी ऊंचाई पे उतना ही तनाव चलते जाओगे।
तो मैंने इस पॉइंट पे तनाव के बारे में बात की कि इस पॉइंट पे तनाव कितना होगा, तो ये क्या है, टी नोट है, इसको मैंने टी नोट लिख दिया और टी नोट इज इक्वल टू लिख दिया तो मैंने सी, बिकॉज़ यहां जो वाई है वो क्या है, सी नोट, इसलिए हम क्या लिखते हैं कि सी पॉइंट पे, स्पेशली सी पॉइंट पे अब बिंदु पर तनाव को भी हमें टी नोट चाहिए था, बाकी तो किसी पॉइंट पे निकालना था निकाल लेते हैं। ये मैंने बता दिया आपको कि अगर दो लंबाई में एक्स एक्स से दो लंबाई पे कोई पॉइंट है तो इसका 2w हो जाएगा, इस पॉइंट पे तनाव 2w है, इस पॉइंट पे 3w है, इस पॉइंट पे 4w है, धीरे धीरे नीचे आएगा, कम होता जाएगा, फिर वापस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये टी नोट इक्वल टू उसी से क्लियर है। आगे देखो बेटा, देखो कहते हैं कि किसी बिंदु पर तनाव नियता के ऊपर ऊंचाई के समानुपाती होता है। ठीक बात, कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव, यही बात है, इसी को मैं लिख रहा हूं, कैटेगरी के किसी बिंदु पर, कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव, कैटेगरी के किसी बिंदु पर तनाव नियता से दूरी के समानुपाती होता है, नियता से दूरी के समानुपाती होता है। क्लियर है? ये तो बात आपने कहा है कि जो तनाव है वो W by इक्वल होगा, T इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ तो W by, अगर मैं T और W एक कांस्टेंट तो W ऐसे भी लिख सकता हूँ, T समानुपाती होगा, तो T तनाव को व्यक्त करता है और Y क्या है, Y एक्सेस है और एक्सेस क्या है आपकी नियता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि किसी भी पॉइंट पे जो तनाव है वो नियता से दूरी के समानुपाती है, क्योंकि जैसे जैसे नियता से दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पॉइंटों के बीच में तनाव ज्यादा होता जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ो, ये जो बात लिख रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, आप इस बात को याद रख लेना, भले आप इस बात को प्रूव नहीं करके देखो तो कोई बात नहीं है। 3 प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो इस बात को प्रूव कर लेंगे, बाकी याद रखना मत इम्पोर्टेंट है, देख लेना तो मैं वीडियो डालूँ, बाकी इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ ये बात याद रखें। देखो इसमें इम्पोर्टेंट नोट लिख लो, महत्वपूर्ण निरूपण है, ये तीन चीजें हैं, तीन में से दो बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखो इम्पोर्टेंट सेक्शन महत्वपूर्ण निरूपण, नोट लगा के लिखो, नोट्स अगर बना रहे हो लिखो, यदि एक भारी डोरी दो स्थिर, यदि एक भारी डोरी दो स्थिर चिकनी घिरनियों के मध्य यदि एक भारी डोरी दो स्थिर चिकनी घिरनियों के मध्य इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, इस प्रकार लटकी है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र है, दोनों सिरे क्या है, दोनों सिरे स्वतंत्र है, तो मध्य का भाग एक कैटेगरी के रूप में होता है, मध्य का भाग एक कैटेगरी के रूप का होगा यदि डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेगरी की नियता पर स्थित है। थोड़ा बात को समझो बेटे, क्या है कि यदि भारी डोरी तो स्थिर चिकनी घिरनियों में मध्य इस प्रकार रखी हुई है कि उसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं। इसका मतलब इस बार ऐसा नहीं है कि एक जंजीर है और उसको एक सिरे को आप यहाँ मारते हैं और दूसरे सिरे को आप यहाँ मारते हैं। जैसे आप यूज कर लो कि जैसे दो कुएं हैं और दो कुएं की घिरनियां लटकी हुई है, एक यूं है
और हो सकता है ऊंचाई नीचे इस प्रकार से दोनों अलग एक क्षैतिज रेखा में दिखे। मैंने कहा था कि वो जरूर नहीं है एक क्षैतिज रेखा में। हाँ, और जो भी कैटेगरी बनेगी कॉमन कैटेगरी बनेगी, इसका मतलब जो रस्सा होगा एक ही रस्सा है। एक बार आपने देखा होगा रैंडमली कि मैं एक इस साइड में यूं रस्सा लगा देता हूं और फिर यूं हो जाता है, फिर यूं ऐसा खिला रहता है। तो ये क्या है? डोरी क्या है? भारी। अगर ये हल्की होती तो ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्रूव नहीं करती और ये डोरी को रह जाती, कोई दिक्कत नहीं। पर ये भारी है, भारी इसका मतलब इसको ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा और ये धीरे धीरे रस्सी को सीमेंट का हुआ नीचे क्यों रहेगा और ये कैटेगरी से खत्म हो जाएगा और ये नीचे। पर ये क्या कहते हैं कि जो स्थिर चिकनी घूमने को कहते हैं, इस प्रकार लटकी हुई उसके दोनों सिरे स्वतंत्र है, दोनों सिरे स्वतंत्र भी है, पर इसके मध्य में हमारी कैटेगरी का रूप कभी है। कैटेगरी का इसका मतलब ये धीरे धीरे क्यों फिसल नहीं रहा है, ये फिक्स है। हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये बीच वाला सिरा फिक्स है। अगर ये बीच वाला सिरा फिक्स है तो ये कह रहा है कि ऐसा तभी हो सकता है जब ये जो दोनों सिरे स्वतंत्र हैं, वो सिरे स्वतंत्र ऐसा नहीं है कि बीच में झूल रहे हैं, तभी तो झूलेंगे नहीं। ये 100% कैटेगरी जो बीच में कैटेगरी बन रही है, इस कैटेगरी के एग्जैक्ट नियता में होंगे। अगर आपने यहां जैसे ये 5 लंबाई, ये जैसे 20 सेमी का 20 नंबर 20 मीटर का कोई रस्सा है और भाई, और सपोज करिए 5 मीटर पे ये है और 3 मीटर ऊंचाई पे ये है, और अगर आप चाह रहे हो कि बीच में कैटेगरी बन जाए, इस खूंटी और इस खूंटी के बीच में कैटेगरी बन जाए, अगर ये रस्सा भारी है तो आपको 100% ऐसा करना पड़ेगा कि आप इस रस्से का खुला हुआ सिरा नियता पे रखो और इसका भी खुला हुआ सिरा नियता पे रखो। कहने का मतलब यहाँ से 3 मीटर उस साइड पे रखना पड़ेगा और यहाँ से 5 मीटर इस साइड पे रखना पड़ेगा, तो ये बीच में कैटेगरी का सेट रहेगा, नहीं तो रहेगा नहीं, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। पहला मतलब ये। तो क्या याद रखना है कि अगर कैटेगरी के दोनों स्वतंत्र जो रस्से हैं, सिरे हैं, वो बांधे हुए नहीं है, किसी चिकनी गद्दी या किसी चिकनी खूंटी पे आपने इस प्रकार लटका दिया है कि बीच वाला सिरा है वो कैटेगरी का सेट है, तो कैटेगरी का सिरा कैटेगरी का सेट को इसी रूप में ले सकता है यदि उसके स्वतंत्र जो सिरे हैं वो कैटेगरी नहीं कर रहे हैं, और यह कैटेगरी का नियंत्रण कौन है? एक्सेस। क्लियर? दूसरा नोट है इसका। दूसरा का लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मेरे चलो छोड़ो, लेकिन अगर आगे यूज होगा तो बता दूं, नहीं तो कुछ नहीं। क्या करना है दूसरा पहले एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ये एग्जांपल ले लेते हैं। अब वो रिलेशन याद रखना है, तो जितने भी रिलेशन करवाए एक बार रिवाइज कर लो। आज घर पे जाने के बाद हम रिलेशन को एक बार थोड़ा सा दिल से पढ़ लेना ताकि वो याद हो जाए, और उनको प्रूविंग कोई ज़्यादा नहीं कह रही है, अगर एक बार आप करोगे उनका प्रूविंग तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस प्रकार से इनको प्रूविंग है, पर उनके रिजल्ट याद रखना आगे के लिए और यहाँ के लिए। क्लियर? तो देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, ये यूनिफॉर्म चैन का सब एक एल लंबाई के एक समान क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ए और बी के मध्य जुड़ती है, जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है, जिसके सिरों का तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। तो सिर्फ कीजिए कि स्पान एल लंबाई की एक डोरी है, डायग्राम आपके सामने, ये पॉइंट आप ए मान लो, ये पॉइंट आप बी मान लो, ये आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, सॉरी एक्सिस हो जाएगा, ये आपकी नियता हो जाएगी कैटेगरी की। कैटेगरी का निम्नतम बिंदु आपने क्या कहा था, ये सी। अच्छा, इस पे तनाव क्या लिखा है, टी नॉट, इसको टी नॉट से लिखा है। क्लियर? अच्छा, ये एल लंबाई की है, एल लंबाई का मैंने कहा था कि दोनों साइड सिमेट्रिक फॉर्मेट में होगी, ये आपका वाई एक्सिस था, तो इस साइड की जो लंबाई है वो कितनी बच जाएगी, l/2, और इस साइड की लंबाई कितनी बच जाएगी, l/2। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब हम क्या मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि गिवन क्या है, ये आपकी नियत है, ये आपका शीर्ष है जिसके कोऑर्डिनेट 0 से होंगे, ये डिस्टेंस आप c मान लो। क्लियर? या अच्छा, ये पॉइंट आप कोई भी पॉइंट मान लो x कि दिया है, मैं डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूं, डायग्राम में डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं। दिया है कि निम्नतम क्या लिखा है, जिसके सिरों पर तनाव p और a पर तनाव दिया है कि सिरों पर तनाव, सिरों पर
तनाव T naught n1 निम्नतम बिंदु का निम्नतम बिंदु के तनाव का n गुना, ठीक। इसका मतलब सिरे कौन से सिरे तो ये हैं और इसका तनाव दिखाते कैसे हो, एक स्पर्शरेखा दिखा रहा है और ये स्पर्शरेखा कौन सा कोण बना रही होती है, साइन। इसका मतलब ये जो t आप कह रहे हैं, ये जो t है वो n गुना है इसके T naught का n t नॉट, क्लियर है। अच्छा वास्तव से मैं ये जानता हूं कि इसको मैं पहले क्या करता हूं, मैंने एक नोट में लिखा था कि ये जो t है, ये जो तनाव है वो जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं कैटेगरी के शीर्षों पे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे ये इसके समानुपाती होता है, कि तनाव समानुपाती होता है कैटेगरी के नियता से दूरी, ऐसा पढ़ा है t इज द प्रोपोर्शनल टू y। इसका मतलब जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा ऊपर की ओर वैसे वैसे ये तनाव बढ़ता जाएगा। अब यहां आपके क्या है सीधे, इसका मतलब इस पॉइंट पे जो आपका तनाव होगा, कौन सा पॉइंट पे, B पॉइंट पे, तो B पॉइंट पे फाइनली तनाव कितना होगा आपका, T की जगह क्या लिख सकता हूं, सिंस B पर तनाव, और कोई सोर्स तो है नहीं अपने पास, तो T क्या लिख सकते हैं, W y लिख सकते हैं। T पर तनाव कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट मैंने x y मान दिया, और अगर ये कोऑर्डिनेट x y मान दिया तो फाइनली ये जो तनाव है T कितना आ जाएगा, W y आ जाएगा। अगर ये W y आ जाएगा तो T की जगह क्या लिख देते हैं, एंड आप बताओ T नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, T नॉट इज इक्वल टू W c। तो यहां से Wy इज इक्वल टू n इनटू WC, W से W कैंसिल आउट, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक रिजल्ट ये है कि हमें जो दिया गया सोर्सेस है उनसे हमारे पास रिजल्ट मिलता है y इज इक्वल टू 1 से, क्लियर है। अब देखो हमें क्या करना है, इसको आगे क्वेश्चन करो कि यहां तक इसने कितना ही दिया था। अब ये कह रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दो, ये कह रहा है कि तो सीधे कीजिए कि इसके बीच में जो स्पान है, स्पान का मतलब A से B की लंबाई, प्रूव दैट स्पान, स्पान का मतलब A से B के बीच की दूरी, A से B के बीच की दूरी कितनी आ रही है, कह रहा है कि सिद्ध करो AB इज इक्वल टू L अपॉन विद द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1 log e n प्लस विद द रूट ऑफ n स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है। कह रहा है कितना है, तो वास्तव में मैंने स्पान देखा था कि स्पान होता क्या है, स्पान होता है इससे इसके बीच की दूरी। अब ये यार यहाँ 0 है, जो भी होगा कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट 0 होगा और ये डिस्टेंस x है, इसका मतलब ये तो x का और sin का रिलेशन बन सकता है, बिकॉज़ sin है मेरे पास और x है मेरे पास, x निकालना है और sin दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंस x इज इक्वल टू रिलेशन होता है x इज इक्वल टू वी नो दैट, हम जानते हैं x इज इक्वल टू c log sec sin प्लस tan sin। इसका मतलब जैसे जैसे करके आप tan sin की वैल्यू लेते हो और जैसे जैसे करके आप sec sin की वैल्यू ले आओ और जैसे जैसे करके आप c की वैल्यू ले आओ, तो c की वैल्यू sec sin की वैल्यू और tan sin की वैल्यू को अगर आप पुट कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और वो ये दूरी आ जाएगी, उसको मैं 2 गुना कर दूंगा तो फाइनली आ जाएगा। इसका मतलब हमें sec sin की वैल्यू चाहिए। अब sec sin की वैल्यू के लिए मुझे क्या दिया गया है, मेरे पास एक रिलेशन है y इज इक्वल टू 1 से, sec sin की रिलेशन मुझे y इज इक्वल टू 1 से, और y और sec sin का रिलेशन भी होता है y is equal to c sec sin, सिंस y इज इक्वल टू क्या होता है, c sec sin, c sec sin। y इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू क्या है, and c sec sin, c c कैंसिल आउट, तो sec sin इज इक्वल टू कितना हो गया, कुछ दिख रहा है आपको, log sec sin की जगह आप लिख सकते हैं, और अगर sec sin ये है, सिंस tan sin की वैल्यू क्या होती है, sec square sin sec square sin minus 1 इज इक्वल टू क्या होता है, tan sin sec square sin minus 1 1 इज इक्वल टू tan square sin, तो tan sin की वैल्यू कितनी हो जाएगी, विद इन रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1, दिख रहा है मुझे, चलो
एक्चुअली tan साइन और sec साइन तो आ गया Yes. tan के फॉर्म। अब मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो c की वैल्यू के लिए मैं किसका फॉर्मेट को जनरेट करूं? y upon sec sin. अब देखो किस किस का रिलेशन है मेरे पास, और क्या दिया है अगर हम थोड़ा सा देखें कि देखो आपको कुछ और सोर्सेस दिए हुए हैं, आपने कहा था कि ये l लंबाई की चेन है, और अगर ये l लंबाई की चेन है इसका मतलब आपने कहा था कि y एक्सिस के इस साइड में और इस साइड में सिमेट्रिक फॉर्मेट में होगा, इसका मतलब ये भी l/2 लेंथ किया वो भी l/2 लेंथ किया, तो s आपका फाइनली अगर मैं तनाव देखना चाहता हूं वहां से कोई रोज नहीं करना चाहता हूं, तो ये जो s आपने लिया था s अगर ये यूज करना चाहते हो s c tan साइन, तो और वो यूज कर लूंगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा s l/2 टोटल लेंथ, क्योंकि मैं इस पॉइंट पे देखना चाहता हूं तनाव कितना है, तो s का तनाव नहीं, मैं इस पॉइंट पे रिलेशन देखना चाहता हूं, तो s की जगह मैं क्या लिखता हूं l/2, और इस पॉइंट पे देखते कितना tan साइन और cc है, तो पॉइंट b पर s c tan साइन, तो s कितना है l/2, वैल्यू को पुट अप करो l/2 c tan साइन, तो tan साइन सॉरी c की वैल्यू कितनी आ जाएगी l/2 tan साइन, और tan साइन की वैल्यू कितनी है l/2 विद इन रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है? अब इसको आप स्टार में कैसे लिखोगे? देखो मुझे क्या है स्पान निकालना है, कैसे b की बीच की दूरी चाहिए, और अगर ऐसे भी b की बीच की दूरी चाहिए तो आपने कहा ये पॉइंट सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब जितना इतनी दूरी है जहां से ये इतना दूर है उतना ही यहां से दूर, इसका मतलब दोनों बताएं देन बाय इक्वेशन स्टार by equation star, then we have x is equal to कितना है बेटा, c की वैल्यू टू l/2 into within order 1 square minus 1 log sec sin की वैल्यू कितनी है n प्लस within order 1 square minus tan sin की वैल्यू 1 square minus 1, ये आ गया x, और हमें क्या चाहिए then span AB is equal to 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आपका जो रिजल्ट क्लियर है। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कौन कौन से रिलेशन आपको दिए हैं, कौन कौन से रिलेशन आपको यूज करना है, क्लियर है? ठीक है बेटा, सेकंड नंबर एग्जांपल जो बड़ी एग्जांपल है वो तो पूछा भी गया है, आप चाहो तो इसको मैं इस एग्जांपल को सॉल्व आउट कर लेते हैं फिर आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कल शायद हम इसको कंप्लीट भी करेंगे, अगर आप इसी तरह से आज जैसे जितनी देर आज क्लास में डिसाइड नहीं है कितने में इसको सॉल्व आउट करें, हो सकता है 3 से आधा घंटा और भी लग जाए, 3.5 घंटे में इसका सॉल्व आउट कर देंगे कल या परसों के आधे दिन में इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम परसों वाला करेंगे इसका सेकंड पार्ट में, वो भी अच्छा है, टू प्लेनर प्रोसेस है वो भी है, शायद फंक्शन आपके सिलेबस में है, अगर हुआ तो वो भी है, अच्छा है वो भी। एग्जांपल नंबर सेकंड है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पहचानना, ये कह रहा है कि प्रदर्शन कीजिए कि बिना सिरे की बंद जंजीर को एक त्रिज्या के वर्ताकार गिरने के दो बटे 3 भाग में संपर्क में है तो उसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई प्रदर्शन कीजिए बिना सिरे की बंद जंजीर, बिना सिरे की बंद जंजीर, इस बार सिरे नहीं, और वो एक त्रिज्या के वर्ताकार गिरने के दो बटे 3 भाग में संपर्क में है, तो ये कोई मेरे पास है तो एक त्रिज्या का वर्ताकार गिरनी है, क्लियर है? और इस गिरनी पे मैं एक जंजीर लटका देता हूं, इसका सिरा नहीं है, इसका मतलब जो आप बेलवेट जो डालते हो जंजीर चेन वगैरह डालते हो उस सेट की है, और मैं वर्ताकार सेट पे डाल रहा हूं, तो वो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि जंजीर है और ये कितना एरिया कवर कर रही है, ये इसके टच में है कितना 2/3 बार टच में है, तो 1/3 रह गया वो यूं है, क्लियर है? तो ये कह रहा है कि अब ये यहां तक 2/3 है, यहां तक ये टच में है, यहां तक ये जो भाग है वो टच में है, तो कितना भाग है 2/3 भाग है, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है गिरनी की a, रेडियस कितनी है गिरनी की a, क्लियर? तो हमें जंजीर की टोटल लंबाई चाहिए, क्लियर है? अच्छा जंजीर की लंबाई चाहिए, जंजीर की लंबाई है कितनी, जंजीर की लंबाई है यार यहां से लेके यहां तक, ये तो मैं डायरेक्ट मेजर कर सकता हूं, देखो आप छोटे होते थे तब बच्चे थे तब उस टाइम 10th क्लास में क्वेश्चन आया होता था कि एक रिंग
या फिर एक साइकिल है, उस साइकिल पे मुझे पेंट करना है, उस साइकिल के पहिए पे मुझे पेंट करना है, तो हम क्या करते हैं उसकी परिधि निकालते हैं 2 पाई आर, और आर जितनी है उसको रखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कितना खर्चा आएगा उस परिधि के हिसाब से हम लगा दें। सिंपल सी बात है, बाहर बाहर करना तो ठीक है, अंदर भी करना है तो फिर जो एक इस प्रकार से इनको मान लेते थे और इसके रेडियस बाहर होगी, एक अंदर होगी और यूं करके हम उसकी परिधि को डिनोट कर लेते हैं और इस तरीके से हम उसके एरिया को डिनोट कर लेते हैं, परिधि को डिनोट कर लेते हैं, उसके कलर का खर्चा होता है। बस वही काम है कि यार हमें चेन की लंबाई पता करनी है, तो आप ये कह रहे हो ना 2 बाई थर्ड भाग तो इसके ऊपर है, इसका मतलब टोटल भाग कितना है 2 पाई आर, और 2 पाई आर का ही थर्ड भाग, 2 पाई आर का 2 पाई थर्ड भाग, 2 पाई आर का 2 पाई थर्ड भाग, तो संपर्क वाला भाग कितना है, संपर्क भाग जो इस घिरनी के टच में जो चेन है वो भाग कितना है, टोटल भाग है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, आर की जगह कितना है रेडियस a इनटू 2 बाई थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई a बाई थर्ड, यानी a इतनी लेंथ तो मुझे पता है, इतनी लेंथ तो 4 पाई a कौन होती है, क्लियर है। अब हमें कितनी लेंथ पता करनी है, हमें लेंथ पता करनी है ये वाली, क्या ये कैंट तरीके नहीं है क्या, यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको एक पॉइंट और इसको एक पॉइंट मान लूं, ये इस वाली कैटेगरी देखिए, ये कैटेगरी देखिए, तो मुझे इस कैटेगरी की लंबाई चाहिए और कैटेगरी की लंबाई चाहिए तो हम किसका रिलेशन दे सकते हैं, हमें पता है साफ साफ कि अगर मैं इसको एक एक्सिस मान लूं, इसको मैं x मान लेता हूं तो ये सिमेट्रिक फॉर्मेट में आ जाएगा, जितनी लंबाई इस तरफ होगी उतनी लंबाई इस तरफ होगी, इसको मैं s या l मान लेता हूं। तो b पॉइंट पे ये आपके पास a पॉइंट मान लो और ये b पॉइंट मान लो, और एक बार के लिए इसको मैं थोड़ा कम ही दूरी पे दिखेगा, फिर भी आप एक बार नियता मान लो इसको, क्लियर है। a पॉइंट से हमें क्या करते हैं, स्ट्रेस के लिए इस पर सेकंड ड्रॉ करते हैं, जो ठीक है, क्लियर है। आपने क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो कि बाकी बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, ये देखना है टोटल जंजीर, इसको मैं लिख देता हूं एक बार के लिए A R B C S, टोटल ऊपर लिखना है टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी A R B प्लस B C A, ये वाला पार्ट तो कौन है कैटेगरी और ये संपर्क पार्ट है, तो ये ए आर की तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, नाउ बी सी ए के लिए बी सी आएगा, मैं इसे जोड़ दूंगा, ठीक है, तो बी सी ए के लिए जोड़ देता हूं। अच्छा एस इज इक्वल टू क्या होगा, S is equal to C टेंसर, C tensor, एस इज इक्वल टू सी टेंसर, यार एस आ जाए, एस आ सकता है अगर आप फाइनली सी की वैल्यू बता दो और साइन की वैल्यू बता दो, एस में होती है एस इक्वल टू सी टेंसर, तो एक बात तो मुझे साइन चाहिए यहाँ से, साइन चाहिए tan साइन की वैल्यू आ जाएगी, और साइन क्या होता है, साइन होता है जिस पॉइंट पे आप साइन देखना चाहते हो, यानी जीरो के पॉइंट पे जो स्ट्रेस देख रहे हो, जो स्ट्रेस रेखा आ रही है वो नियत के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ये साइन है, और सी क्या है, सी ये डिस्टेंस है, और सी के लिए मेरे पास फॉर्मूला भी है, तो साइन और सी की वैल्यू निकालनी है, ऐसा आएगा, और जितना साइन है उसको दोगुना कर दूंगा, प्लस आ जाएगा, प्लस में ऐड कर दूंगा, फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके लिए मुझे पहले साइन का पता करो कि साइन कितना है। अच्छा एक बात बताओ, टोटल एंगल कितना है, यहां से लेके यहां तक एंगल कितना है, 360, 2 पाई, 360 मतलब 2 पाई। तो अगर ये मैं यहां से एरिया को कवर करूं तो ये एरिया आपका कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ पार्ट कितना है, सिंस संपर्क जो भाग है, कर नहीं है देता हूं, संपर्क भाग कितना है, संपर्क भाग है 2/3 भाग, 4/3, और बचा हुआ भाग है शेष पार्ट कितना है 1/3, ठीक है। अब ये है 1/3, तो इस 1/3 के द्वारा कितना एंगल डिनोट किया जाएगा सेंटर, तो ये जो लिखेंगे टोटल कितना था, तो आपको 2 पाई
बस क्या कितना पार्ट 1/3 तो 2 पाई 2 पाई 2 पाई 3 मतलब एंगल कितना है 1/3 इनटू 2 इनटू 180 तो ये हो जाएगा 60 हां सॉरी 90 कितना नहीं 60 और ये हो जाएगा टोटल 120 तो यानी ये जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री सिंस मेन पार्ट तो ये है पर मैं एंगल को मेजर करना चाहता हूं तो ये आ गया आपका 120 तो लिख लो सिंस A O B is equal to 120 तो ये स्मॉल पार्ट कितना हो जाएगा आपका ये वाला हाफ हो जाएगा ये 60 हो जाएगा ये भी 60 हो जाएगा तो A O इसको आप कोई नाम दे दो D A O A O C लिख दो सर कंप्लीट हाँ A O C then कोण A O C is equal to 60 A O C 60 डिग्री है अगर ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये तो लंबवत है यस सर तो ये कितना है 30 डिग्री और अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो वर्त है ना यस सर और वर्त में जो त्रिज्या होती है इस पर सेट में 90 डिग्री होती है और अगर 90 डिग्री होती है तो ये फाइनली टोटल तो 90 डिग्री होना चाहिए था इतना 30 डिग्री है तो बस कितना गया ये 60 डिग्री बच गई और ये होगी तो समांतर रेखा है तो इसका मतलब ये तो एकांतर कोण हो गई एकांतर कोण हो गई तो ये भी कितना जाएगा AOC then sin is equal to यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो आप sin is equal to 60 sin का पता चल गया sin is equal to 60 क्लियर है अगर sin 60 डिग्री है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए देखो मुझे c की वैल्यू चाहिए अब c की वैल्यू इजीली कहां से आ सकती है c की वैल्यू इजीली या तो आपके पास y नंबर पता हो y का मतलब होता है कि आपके पास नियता से की दूरी आपको पता होगी पर यार नियता से की दूरी तो हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं या फिर आपके पास x एक्सिस से पता हो तो मैं देखता हूं यार x मैं पता कर सकता हूं क्यों क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है और उसमें एक मुझे पता है और कोण भी मुझे पता है तो फिर मैं जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल की ये डिस्टेंस पता कर सकता हूं क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल की ये डिस्टेंस पता कर सकता हूं ये डिस्टेंस क्या है ये डिस्टेंस ही तो स्पान है भाई ये आधा स्पान है और ये फाइनली पूरा जाके ये बड़ी स्थिति हो जाएगी यानी a से b बीच में यानी ये डिस्टेंस मैं पता कर सकता हूं x मुझे पता चल सकता है और sin आपको पता है और आपको c चाहिए तो फिर x का रिलेशन बताया मैंने x c log sec sin plus tan sin यहां से sec sin की वैल्यू भी आ सकती है tan sin की वैल्यू भी आ सकती है c बड़ा रहेगा और साथ में कौन है x है और x की वैल्यू भी आ जाएगी इसका मतलब ये कंप्लीट है आप यहां से c निकाल सकते हो तो देखो सिंस वी नो दैट ये कितना बार समझ में आ गया तो देखो नाउ now we know that x is equal to c log sec sin plus tan sin 4x इसके लिए मैं पहले x के लिए काम कर रहा हूं कि x कितना है x क्या है x को मैं कहूं तो ये DA ही है then right angle triangle right angle triangle ADO in AD तो लिखो आपको जो चीज याद है वो नीचे आएगी जो चीज याद करनी है वो ऊपर आएगी तो AD ऊपर लिख देंगे अपॉन AO अच्छा ये क्या हो गया अगर मैं 60 की नजर से देखूं तो ये लंब हो गया और ये कर्व हो गया और अगर मैं 30 की नजर से देखूं तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्व हो जाएगा तो आप 60 की नजर से देखो 60 की नजर से देखोगे तो लंब बटा लंब बटा कर्व क्या होता है साइन होता है तो साइन 60 तो AD कितना आ जाएगा AD x कह सकता हूं इसको ये दूरी x है आपकी इसको मैं x y नोट कर दूं तो a को AD कितना हो जाएगा AO sin 60 डिग्री और AO कौन है AO इज द रेडियस ऑफ द सर्कल
तो ये है a into root 3 by 2। yes sir, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? a into root 3 by 2। x की वैल्यू भी पता है और साइन की वैल्यू भी पता है। yes sir, साइन 0 60 डिग्री, ये स्टार, ये डबल स्टार और ये इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अच्छा, इसका रिजल्ट हमने यूज किया है कि नहीं, इसमें यूज करेंगे, इसको आप स्टार दे दो क्योंकि ऐसा यहीं से आएगा। yes sir, इसको स्टार कह दो ये 1 हो जाएगा, और इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, इसको 3 कह दो और बस ठीक है, इसको 4 कह दो। अभी बाय थर्ड एंड फोर्थ, बाय 2 थर्ड एंड फोर्थ, इससे क्या मिलेगा? x की वैल्यू क्या है? a into root 3 by 2 is equal to c की जगह c, log अपनी जगह, sec sin की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री प्लस tan sin की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। क्लियर है? तो यहां से a root 3 by 2 is equal to c log sec 60 yes sir, 2 by to 2 हाँ 2 एंड tan 60 डिग्री कितना होता है? रूट 3। सही है नहीं? हाँ सही सही है। sec 60 होता है 2 और क्योंकि cos 60 कितना होता है 1/2 होता है और tan 60 कितना होता है? रूट 3 होता है नहीं? रूट 3 होता है सर, रूट 3 होता है। हाँ तो सही है। c की वैल्यू को कैलकुलेट करो, c की वैल्यू कितनी आएगी ना? c इज इक्वल टू आएगा a रूट 3 अपनी जगह बढ़ाया 2 log 2 प्लस रूट 3, ये चित्र रूट 3 c आ गया आपके पास। तो बस हो रहा है, c भी आ गया और इसको मैं डबल स्टार दे दूं, इसको डबल स्टार दे दूं। क्लियर? अब हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था ये लेंथ मतलब s चाहिए थी, s चाहिए थी तो s का फॉर्मूला ये था। s के फॉर्मूले में मुझे c और sin चाहिए था। sin मैंने वैसे निकाल लिया था डायग्राम से और c की वैल्यू मैंने देखा कि यार कौन-कौन से रिजल्ट मुझे दिए हुए हैं, तो मैंने देखा मेरे पास x का रिजल्ट है और मेरे पास s निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले से मैं इसको रिजल्ट भी यूज करता हूं, s के sin वाले को, s के sin को रिजल्ट करने के x के sin को और x के sin को रिजल्ट यूज करने के बाद c की वैल्यू आ गई। बिकॉज़ यहां c अननोन था, बाकी सब नोन था। तो यहां c की वैल्यू आ गई, तो आप क्या लिखोगे? देन बाय इक्वेशन स्टार, देन बाय इक्वेशन स्टार क्या हो जाएगा आपके पास? s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू a into root 3 by 2 2 log log 2 plus root 3 2 plus root 3 tan 60 into tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री कितना होता है? root 3 तो रूट 3 ये हो जाएगा 3a by 2 log 2 plus root 3। क्लियर हो गया? yes ये वो वैल्यू है जो यहां से लेके A से C। ac then then acb then acb is equal to 2s। तो ये कितना हो जाएगा? 3a 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 3a log 2 plus plus root 3 ये हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो बेटा, क्योंकि मैं इसको मैं क्या वन ठीक है, हाँ 1 लगा दो, इसको वन ही लगाना है। इसलिए 1 नहीं है तो ये तो हमने उसके ऊपर की बात निकाल रही है, हाँ। ऊपर वाले के ऊपर टोटल लेंथ इसके ऊपर कैटेगरी, हाँ इसके इक्वल थी ना ARB plus BCA। अच्छा 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 हाँ ये ARB तो निकाल लिया हमने हाँ और BCA ये निकाल लिया। देन इसको BCA लिखो, BCA। तो ये एक दिया। यस सर। अच्छा इसको कुछ और दे दो आप नाम, तो कौन सी यूज की आपने? 4 यूज किए, 5 से। देन by equation first टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्टोरी भी है, इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? ARB प्लस ACB या BCA। तो ARB कितना है? 4 pi A by 3 और प्लस 3A by log 2 plus
एक बार इसका आंसर मिस कर देना बेटा, थोड़ा सा सोलो ऑप्टिकल था, ये कॉमन, ये भी कॉमन। हाँ इसने प्रूव करवाया था, ए इसमें से कॉमन आ रहा है और बस ठीक है, आंसर ठीक है। 4/3 प्लस 3 log 2 प्लस रूट 3 इनटू ए। ये पढ़ो, बोलो इसमें क्लियर। नेक्स्ट बेटा कर करेंगे इसके साइज को कम करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद रिजल्ट करेंगे ताकि 5 मिनट ठीक है। ओके।